क्या आप लोग कभी ये सोच सकते हो कि हाई स्कूल के बच्चे एक प्लेन हाईजैक कर सकते हैं? पर एक्चुअल में ये हुआ है, और ये हुआ भी है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में से एक जापान में, सन 1970s की। जब जापान के टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट जाती है जो कि फुकुओका के लिए जा रही थी। फुकुओका एक्चुअल में एक सिटी है जो कि जापान के साउथ में है। सुबह के 7:30 बजे थे और फ्लाइट पे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लोग भी थे, जैसे पेप्सी के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और न्यूयॉर्क के रोमन कैथोलिक प्रीस्ट। इन सब के होते हुए फ्लाइट को अपना समय 1 डेढ़ घंटे के बीच में फुकुओका तक लैंड करना था। लेकिन वहाँ बैठे पैसेंजर्स को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़्लाइट जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, रादर देन कि वो 1 आवर की हो। प्लेन में ही बैठा एक लड़का जिसका नाम तामिया था, वो सुबह 7:30 बजे जब फ्लाइट माउंट फूजी के साउथ में होती है, वो उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं प्लेन को हाईजैक करने आया हूँ। कोई लड़का इस तरीके से बिहेव करेगा तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा। और बात भी है सन 1970s की, जब प्लेन हाईजैकिंग इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग इलीगल भी नहीं था, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट ही नहीं हुए थे। वो लड़का अपने सूट के अंदर से एक स्वॉर्ड को निकालता है, और वो स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं होती, वो एक निंजा कताना होती है। कताना एक्चुअल में जापानीज स्वॉर्ड्स को कहते हैं, जो कि मोस्टली हर चीज़ को कट करने के लिए काफ़ी है, और ये मोस्टली सामुराइज के पास होती है। जब लोगों ने वो कताना देखी तब उन्हें इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ चुकी थी। अब उस प्लेन पे 129 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें से 122 जो थे पैसेंजर्स थे और 7 लोग क्रू मेंबर्स थे। तो एक लड़के के लिए इतने सारे लोगों को हाईजैक करना काफ़ी ज़्यादा कठिन बात थी। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे, और वो टोटल 9 लोग आए थे। और ये सारे ही जो थे वो स्टूडेंट्स थे, जो कि या तो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे या फिर हाई स्कूल में थे, जिसमें इन लोगों में सबसे जो छोटा लड़का था वो सिर्फ 16 साल का था और अभी भी हाई स्कूल में था। और जो भी बड़े थे वो भी जापान की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि टोक्यो यूनिवर्सिटी और क्योटो यूनिवर्सिटी के थे, जिनमें एडमिशन्स के लिए जापान में आज भी बहुत मारामार है। तो इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से होने के बाद भी आखिर ये लड़के क्यों एयरप्लेन को हाईजैक करना चाह रहे थे? तो जापान में एक ग्रुप था जो कि एक्टिव था उस समय, उसका नाम था जापानीज रेड आर्मी फैक्शन। तो रेड आर्मी फैक्शन का काम क्या था कि वो यूनिवर्सिटी से छोटे बच्चों को रिक्रूट करते थे और उनका ब्रेन वॉश करते थे और अपनी सरकार के खिलाफ भड़काते थे, ताकि वो लोग वहाँ की करेंट गवर्नमेंट को हटा सकें। तो यहाँ पे तामिया का प्लान क्या था कि वो अपने प्लेन को क्यूबा की कैपिटल हवाना ले जाएगा, क्यूबा जो कि उस समय डिक्टेटरशिप के अंडर था, और वहाँ पे वो लोग स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे और वापस जापान में आएंगे और अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे। तामिया अपने इस मुकाम को अंजाम देने के लिए केबिन की तरफ बढ़ा और उसने दरवाज़ा वहाँ का तोड़ना चालू कर दिया। पायलट्स ने ये आवाज़ सुनी और उनको सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी थी, तो उन्होंने अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करना चालू किया, लेकिन उनकी कन्वर्सेशन ज़्यादा हो नहीं पाई और तामिया अंदर आ चुका था। तामिया ने अपना प्लान पायलट्स को बताया और तामिया ने अपना प्लान पायलट्स को बताया और अपने हाथ में स्वॉर्ड रखा हुआ था, जिससे कि पायलट्स भी काफ़ी डर गए थे। लेकिन पायलट्स की एक मजबूरी थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम क्यूबा जा सकें। तो पायलट्स ने कहा कि हमारे पास सिर्फ इतना फ्यूल है कि हम फुकुओका जा सकें। अब तामिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, उसको जल्दी ही कोई प्लान भी सोचना था। तामिया ने कहा, अच्छा अगर हम फुकुओका जा सकते हैं तो हम जाएंगे, लेकिन मेरी शर्तों पे। जापानीज गवर्नमेंट अभी तक सो रही थी, उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। जब पायलट्स ने ये कंफर्म कर दिया था एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, उसके 1 घंटे बाद तक जापानीज गवर्नमेंट को पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। प्लेन फुकुओका उतरता है, लेकिन कोई मिलिट्री वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है उनको पकड़ने के लिए। कोई स्पेशल फोर्सेस नहीं आ पाई होती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। अगर ये बातें पहले कम्युनिकेट हो जाती, जल्दी से जल्दी जापानीज़ अपनी कम्युनिकेशन को फास्ट करके इस बात को पहुंचा पाते कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, तो वहाँ पे ही कमांड फोर्सेस आके उन हाईजैकर्स को पकड़ लेती, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्लेन लैंड हुआ फुकुओका में और वहाँ पे उसमें फ्यूल भरा गया।
लेकिन जापान के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर थे उन्होंने फ्यूल के बदले 23 पैसेंजर्स को रिहा करने की बात कही। तामिया ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और 23 पैसेंजर्स को रिहा कर दिया, जिसमें मोस्टली वुमेन थी और चिल्ड्रन थे। अब तामिया को अंदाज़ा था कि हम क्यूबा पहुंच जाएंगे, लेकिन पायलट्स ने बताया कि प्लेन लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बना है। इसमें एक बार में जितना फ्यूल आता है उससे हम क्यूबा नहीं जा सकते। अब तामिया को एक नई डेस्टिनेशन सोचनी थी, तो उसने एक नई डेस्टिनेशन सोची जो थी नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे भी डिक्टेटरशिप थी और वो वहाँ पहुँच के अब ट्रेनिंग लेना चाहता था। नॉर्थ कोरिया जाने का असली मकसद ये था कि वहाँ का लीडर किम इल संग के सुपरविजन में वो एक वर्ल्ड को एक स्टेटमेंट दे सकते हैं अबाउट द डिक्टेटरशिप। तो प्लेन नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना होता है, लेकिन रवाना होने से पहले जापान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट्स को एक मैप देते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया जाने का रास्ता होता है, क्योंकि जापान को अपने पैसेंजर्स को बेसिकली सेव करना था। तो वो उन हाईजैकर्स की बातें मानने को तैयार थे, लेकिन वो मैप इतना अच्छा नहीं होता है। मतलब जो एक्चुअल मैप दिया जाता है पायलट्स को जिससे कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, वो मैप वैसा नहीं होता है। वो एक नॉर्मल सा मैप होता है जो कि आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। पायलट्स उड़ान भरते हैं, उन्हें पता होता है कि वो इस मैप से नॉर्थ कोरिया तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो फिर भी जाते हैं क्योंकि उनके गले पे तलवारें अटकी हुई थी जो कि तामिया ने लगा रखी थी। धीरे धीरे चलते चलते वो इस मुश्किल में आ जाते हैं कि हम कहीं नॉर्थ कोरिया के डीमिलिटराइज जोन में ना आ जाएं और फाइटर जेट्स उनकी हमें उड़ाना दें। इसीलिए वो प्योंगयांग के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी वो लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी तामिया के कहने पे वो आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक से उन्हें 2 फाइटर जेट्स हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं जो कि कुछ देर तक फायरिंग करते हैं, लेकिन प्लेन को एक भी फायर नहीं लगता है और कुछ देर बाद वो फाइटर जेट्स गायब हो जाते हैं। अब इन्हें लगता है पायलट्स को कि हम शायद डीमिलिटराइज जोन में आ चुके हैं और अब मिलिट्री हम पे हमला करने वाली है, लेकिन तभी पायलट्स को एक मैसेज आता है प्योंगयांग के कंट्रोल टावर से। काफ़ी देर बात करने के बाद प्योंगयांग के ट्रैफिक कंट्रोल वाले एयरप्लेन को लैंड होने की इजाज़त देते हैं। फाइनली एयरप्लेन लैंड करता है प्योंगयांग के मेरम एयरपोर्ट में। प्लेन नॉर्थ कोरिया में लैंड हो चुका था, लेकिन जापान में अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी। इतने में जापान के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर गंभीर थी, वो थी CIA। क्योंकि अमेरिका के पर्सनल, मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स और रोमन कैथोलिक प्रीस्ट जो थे न्यूयॉर्क के, वो भी उस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। तो अमेरिका की CIA ने इस घटना को अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने जापान से कम्युनिकेट किया। यहाँ प्लेन जो है वो लैंड कर चुका था। वहाँ पे बाहर नॉर्थ कोरियन बच्चे गाना गा रहे थे, अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि वेलकम टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के आर्मी पर्सनल उन लोगों को रिसीव करने आए हुए थे। अंदर हाईजैकर्स बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें आखिर में अपना मुकाम मिल चुका था, लेकिन यहाँ पे जापानीज़ और US गवर्नमेंट ने ये चाल चली थी। असल में वो लोग नॉर्थ कोरिया लैंड नहीं किए थे, वो लोग लैंड किए थे सियोल में, साउथ कोरिया। जैसे ही ये बात US को पता लगी थी कि प्लेन जो है वो हाईजैक हो चुका है, तो उन्होंने जापान और साउथ कोरिया कंट्रीज़ को साथ में लिया। फुकुओका में फ्यूल भर चुका था, लेकिन अब जापानीज गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि बाकी के पैसेंजर्स को वो लोग नॉर्थ कोरिया भिजवा दें। तो US ने साउथ कोरिया और जापान दोनों से बात करी और ये प्लान बनाया था। असल में जो मैप पायलट्स को दिया गया था वो एक हाई स्कूल मैप था। पायलट्स उसे फेंकने ही वाले थे, लेकिन तभी पायलट्स ने नोटिस किया कि मैप के ऊपर लिखा था कि मैप पे मत जाओ, 121.5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे ट्यून इन करो, और पायलट्स उसी फ्रिक्वेंसी पे चलते रहे और आखिर में वो सियोल पहुंच गए। हवा में जो मिलिट्री प्लेन के ऊपर हमले कर रही थी वो भी साउथ कोरियन एयरफोर्स ही थी, और जिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ये बोला था कि हाँ हम प्योंगयांग से बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में सियोल से बोल रहे थे और वो साउथ कोरिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल था। प्लान को कुछ इस तरीके से सेट किया गया था कि जब प्लेन गिम्पो एयरपोर्ट जो कि साउथ कोरिया के सियोल में है वहाँ पे जाएगा, तो साउथ कोरिया ने वहाँ जितने भी साउथ कोरियन फ्लैग्स थे उनको हटा के नॉर्थ कोरियन फ्लैग्स में बदल दिया था। साउथ कोरियन मिलिट्री जो थी वो नॉर्थ कोरिया के कपड़े पहने हुई थी। वहाँ पे एक बच्चों का ग्रुप रखा गया था जो कि नॉर्थ कोरियन गाने गा रहा था, और वहाँ पे कुछ आम पब्लिक को बुला लिया गया था जो कि हाथों में अपने बिल बोर्ड्स लेके बैठे थे और ये कह रहे थे कि वेलकम
जापानीज पीपल जो कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो प्लान यूएस, साउथ कोरिया और जापान का बहुत ही अच्छा था टाइम को देखते हुए। और आखिर में क्या हुआ कि साउथ कोरिया का एक मिलिट्री पर्सन जो कि नॉर्थ कोरियन ड्रेस में था, वो मेगाफोन लेके प्लेन के पास जाता है और उन लोगों को वेलकम करता है। कहते हैं कि आपको हम वेलकम करते हैं और आपको यहाँ से किम इल संग ग्रेट विजनरी लीडर के पास ले जाया जाएगा। ये सुन के वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें अपना मंजिल मिल चुकी थी। वो प्लेन से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें थोड़ी दूर ले जाया जाता है, हॉस्टेजेस को रिकवर किया जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है।